यहाँ एक भ्रष्ट सेना के भीतर सत्ता के लिए हो रहे अकल्पनीय संघर्ष की कहानी है। एक नवनियुक्त कमांडर की असली पहचान से अनजान एक वरिष्ठ अधिकारी उसका मजाक उड़ाता है और फिर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, विनाश का रास्ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। धन्यवाद। उसके होठों पर खिली हल्की सी मुस्कान में उस मेस पार्टी के किसी भी शोर से ज्यादा ताकत थी। जमी हुई हवा में जैसे समय भी थम गया था और उस खामोशी को तोड़ा उसके द्वारा मेज पर रखे गए शराब के गिलास की एक छोटी खनकती हुई आवाज ने। खंट। वह आवाज एक विशाल घंटे की शुरुआत का संकेत देने वाली घंटी की तरह थी जिसने वहां मौजूद हर किसी के कानों और दिलों पर एक साथ प्रहार किया। मेजर विक्रम राठौर अभी भी स्थिति को समझ नहीं पा रहा था और उपहास तथा नशे में डूबे चेहरे से उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में सामने खड़ी युवा महिला अधिकारी एक दयनीय प्राणी की तरह दिख रही थी जो अपना आखिरी दांव खेलने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही उसने उसे और जोर से डांटने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी आवाज पहले गूंज उठी। यह न तो ऊंची थी और न ही तीखी, फिर भी इसने किसी भी चीख से ज्यादा स्पष्ट और पैनेपन के साथ पूरे माहौल पर कब्जा कर लिया। मेजर राठौर, उसने उसका पद पुकारा, लेकिन यह किसी अधीनस्थ का संबोधन नहीं था, बल्कि एक अभियोजक की आवाज जैसी ठंडक थी जो एक अपराधी के नाम की पुष्टि कर रहा हो। मेजर राठौर एक पल के लिए सहम गया। यह बात तो बेतुकी थी ही कि एक लेफ्टिनेंट रैंक की अफसर बिना इजाजत के उसका पद ले रही थी, लेकिन उस आवाज में छिपे एक अकथनीय खतरे ने उसे सहज रूप से सिकोड़ दिया था। आसपास के दूसरे अधिकारी पहले ही पीले पड़ चुके थे। वे मेजर राठौर से पहले समझ गए थे यह किसी ऐसे व्यक्ति की नजर और आभा नहीं थी जिसका वे सामना करने की हिम्मत कर सकते थे। यह एक इस्पात जैसी तीखी दृढ़ता थी जो केवल उसी के पास हो सकती है जो अनगिनत युद्ध के मैदानों से गुजरा हो और दर्जनों बार जीवन और मृत्यु के चौराहे को पार किया हो। तुमने अभी जो कहा, क्या तुम उसे एक बार फिर दोहरा सकते हो? उसकी आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे उबलते हुए गुस्से का लावा महसूस किया जा सकता था। मेजर राठौर ने शराब और अहंकार के मिश्रण में अपने विवेक का धागा खो दिया। वह अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया और मेज पर मुक्का मारा। गिलास एक जोरदार आवाज के साथ उछल पड़े। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक वरिष्ठ अधिकारी को आदेश देने की? तुम जानती भी हो यह कौन सी जगह है? तुम जैसी लड़की वर्दी पहनने के लायक भी नहीं है। इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। उसकी उन्मत्त चीख खत्म होने से पहले ही मेस पार्टी का दरवाजा जोर से खुला। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर गईं। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का कर्नल जो शायद उनका चीफ ऑफ स्टाफ था और एक कैप्टन जो एडीसी लग रहा था, गंभीर भावों के साथ खड़े थे। उन्होंने आसपास देखने में समय बर्बाद किए बिना सीधे उसकी ओर कदम बढ़ाए और सधे हुए अंदाज में सलामी दी। कमांडर मैम, आपको यहां आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? हम उम्मीद से थोड़ा लेट हो गए। हमें खेद है कमांडर। यह शब्द मेजर राठौर के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। उसकी आंखों की पुतलियां अनियंत्रित रूप से कांपने लगीं। शराब से लाल हुआ उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। कमांडर, पैरा स्पेशल फोर्सेस की कमांडर, वह महान हस्ती जिसके नव नियुक्ति की चर्चा पूरी सेना में थी। क्या यह युवा महिला वही है? उसके दिमाग में पहेली के सारे टुकड़े एक चीख जैसी आवाज के साथ जुड़ गए। उसका खुद को एक लेफ्टिनेंट के रूप में पेश करना, आसपास के अधिकारियों का चुपचाप एक दूसरे को देखना, और अब उसकी आंखों के सामने घट रही यह अविश्वसनीय स्थिति। उसने अपनी ओर सलामी दे रहे कर्नल और कैप्टन की ओर हल्के से सिर हिलाया और फिर वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। उसके उठने के उस छोटे से पल में मेजर राठौर ने एक विशाल पर्वत के अपनी ओर उठने जैसा एक्रसांट महसूस किया। वह अब एक दयनीय लेफ्टिनेंट नहीं थी। वह हजारों सर्वश्रेष्ठ पैरा कमांडो का नेतृत्व करने वाली, कंधों पर सितारे सजाए एक फील्ड कमांडर थी। उसकी आंखों में अब ठंडक से परे कठोरता भी झलक रही थी। उसने अपनी नजर मेजर राठौर पर टिका दी, जो अभी भी पीला पड़ा कांप रहा था। मेजर राठौर, तुमने अभी वह कहा जो एक सैनिक को कभी नहीं कहना चाहिए, और तुमने एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ वह किया जो कभी नहीं करना चाहिए। पहला, तुमने एक सैनिक के सम्मान को कलंकित किया। दूसरा, तुमने एक अधीनस्थ का अपमान किया।
और तीसरा, तुमने एक वरिष्ठ अधिकारी की अवमानना की। एक एक शब्द चाकू बनकर मेजर राठौर के दिल में चुभ गया। उसे यह भी नहीं सूझा कि उसे कोई बहाना बनाना चाहिए। एक विशाल भय ने उसकी जबान को सुन्न कर दिया था और उसके दिमाग को जकड़ लिया था। तुमने कहा था कि सेना वह जगह है जिसे पुरुषों ने संरक्षित किया है। सही कहा, लेकिन उन पुरुषों में तुम जैसा कोई शामिल नहीं है। सेना देश की रक्षा करने वालों की है। यह उन लोगों का खेल का मैदान नहीं है जो अपने रैंक के बिल्ले पर इतराते हैं और अपने अधीनस्थों को परेशान करते हैं। वह धीरे धीरे मेजर राठौर की ओर बढ़ी। मेजर राठौर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों की ताकत पहले ही जा चुकी थी और उसे लगा कि वह वहीं गिर पड़ेगा। वह ठीक उसके सामने रुकी और उसे नीचे देखा। उसकी आंखों में घृणा और दया का मिश्रण था, जैसे वह किसी कीड़े को देख रही हो। तुमने ताना मारा था कि क्या कभी कोई महिला कमांडिंग ऑफिसर बनेगी। वह दिन आज है और तुम उस दिन की पहली बलि बनोगे। उसके आखिरी शब्द मौत की सजा की तरह थे। मेजर राठौर वहीं जमीन पर ढह गया। उसके कानों में बलि शब्द एक शैतान की फुसफुसाहट की तरह गूंज रहा था। मेस पार्टी में मौजूद सभी अधिकारी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने अभी अभी देखा था कि कैसे उनका वरिष्ठ अधिकारी एक पल में गर्त में गिर गया और कैसे एक नए युग की सुबह कितनी क्रूर और ठंडी तरह से हो रही थी। नई पैरा एसएफ कमांडर, उसका युग इस तरह खून की गंध वाले विनाश के जश्न के साथ शुरू हो रहा था। मेस पार्टी पल भर में एक अराजक दृश्य में बदल गई। कमांडर के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल शर्मा के निर्देश पर मिलिट्री पुलिस अंदर आ गई। उन्होंने मेजर राठौर की दोनों बाहें बेरहमी से पकड़ लीं, जो होश खोकर जमीन पर पड़ा था। मेजर राठौर शायद नशे के कारण या सदमे से अपना दिमाग खो बैठने के कारण ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे एक जानवर की तरह घसीटकर बाहर ले जाया जा रहा था, फिर भी वह एक पागल की तरह हंसने लगा। मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या किया? एक औरत कैसे कमांडर बन सकती है? यह एक सपना होगा। यह एक सपना है। उसकी बड़बड़ाहट कसकर बंद दरवाजे के पीछे गायब हो गई। उसके जाने के बाद वहां केवल एक बर्फीली खामोशी छा गई। कमांडर अंजलि सिंह वापस अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठ गई जैसे अभी अभी हुआ हंगामा कुछ भी नहीं था। उसने धीरे धीरे जमे हुए अन्य अधिकारियों पर नजर डाली। उनके चेहरों पर डर, विस्मय और थोड़ी राहत का एक जटिल मिश्रण था। जो लोग मेजर राठौर के अत्याचारों से पीड़ित थे लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, उनके लिए मौजूदा स्थिति संतोषजनक थी, लेकिन साथ ही यह चिंता भी थी कि कहीं आग की लपटें उन तक भी न पहुंच जाएं। अंजलि ने उनकी अंतरात्मा को भेदते हुए एक धीमी आवाज में कहा, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसकी आवाज पर अधिकारी मशीनों की तरह एक साथ हरकत में आए। वे कठोर मुद्राओं में अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, लेकिन किसी में भी उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी। शराब और भोजन से अस्त व्यस्त मेज अब एक ठंडे युद्ध के मैदान की तरह लग रही थी। अंजलि ने अपने सामने रखे गिलास में खुद शराब डाली। गिलास में साफ तरल के भरने की आवाज असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी। आज की यह बैठक एक नए अधिकारी का स्वागत करने के लिए थी। हमें इसके मूल उद्देश्य को पूरा करते हुए एक दूसरे को जानने का समय बिताना चाहिए। उसकी बात पर कुछ अधिकारियों ने सूखी लार निगली। इस नारकीय माहौल में वे एक दूसरे को कैसे जान सकते थे, लेकिन किसी ने भी आपत्ति नहीं की। उसने अपना गिलास उठाया और चारों ओर देखते हुए कहा, मैं अंजलि सिंह हूं और मुझे पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आज इस तरह बिना किसी सूचना के आप लोगों के पास आने का कोई और इरादा नहीं था। मैं बस अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आप लोग किस माहौल में और किन लोगों के साथ अपनी सैन्य सेवा कर रहे हैं। रिपोर्टों में लिखे नाम और रैंक के पीछे छिपे असली चेहरों को उसकी नजर एक एक कर हर अधिकारी पर टिकी। जिन अधिकारियों पर उसकी नजर पड़ी, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सारे अतीत और कमियां उजागर हो गई हों और उन्होंने अपने सिर झुका लिए। और आज मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो सड़ी हुई सत्ता पर परजीवी की तरह जी रहा है और अपने अधीनस्थों का अपमान कर रहा है। और मैंने उन लोगों को भी देखा जो उस अन्याय के सामने चुप रहकर उसे देखते रहे। इस तीखी टिप्पणी से अधिकारियों के कंधे और भी झुक गए। वे सब इसमें शामिल थे। उन्होंने मेजर राठौर के अत्याचारों को नजरअंदाज किया था और कभी कभी उसका साथ देकर अपनी स्थिति को बनाए रखा था। वह इस तथ्य को सटीक रूप से समझ रही थी,
लेकिन मैं तुम सबको मेजर राठौर की श्रेणी में नहीं मानती। मुझे विश्वास है कि तुम में से कई लोग एक सच्चे सैनिक का रास्ता अपनाना चाहते हैं। बस गलत प्रथाओं और कठोर पदानुक्रम में तुमने अपनी आवाज उठाना भुला दिया होगा। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसके शब्दों में केवल फटकार नहीं थी। यह एक अवसर था और एक अंतिम चेतावनी भी। उसने अपना गिलास ऊंचा उठाया। आज से पैरा एसएफ में सब कुछ बदल जाएगा। अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और योग्यता तथा कौशल ही मूल्यांकन का एकमात्र मानदंड होगा। मैं एक ऐसी सेना बनाऊंगी जहां रैंक से नहीं बल्कि नेतृत्व से सम्मान मिले, जहां अनुभव से नहीं बल्कि कौशल से पहचान मिले। यह जाम आप और मेरे बीच का पहला वादा है। जो कोई भी इस वादे को निभाने में विफल रहेगा वह मेजर राठौर के पीछे जाएगा। उसने अपना गिलास खाली कर दिया। अधिकारियों ने भी जल्दी से अपने गिलास उठाकर शराब अपने मुंह में डाल ली। शराब का कोई स्वाद महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वे जहर पी रहे हों। एक कड़वा तरल उनके गले से नीचे उतर रहा था। उस रात बटालियन के सभी अधिकारी सो नहीं पाए। कुछ लोग आने वाले खून खराबे के डर से रात भर करवटें बदलते रहे और कुछ ने अपने दिलों में दबे एक सैनिक के रूप में अपने पुराने सपनों और आशाओं को फिर से जलता हुआ महसूस किया और पूरी रात जागते रहे। और उनमें से एक, सबसे कनिष्ठ लेफ्टिनेंट समीर वर्मा ने उस रात की हर बात को स्पष्ट रूप से याद रखा। उसे मेजर राठौर के अत्याचार के सामने अपनी लाचारी पर शर्म आ रही थी और साथ ही नए कमांडर के आगमन पर उसे एक अकथनीय रोमांच और उम्मीद महसूस हो रही थी। वह नहीं जानता था उस रात की यादें एक विशाल तूफान की शुरुआत थीं जो उसकी आगे की सैन्य सेवा और वास्तव में उसके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगी। मेजर राठौर का दुखद पतन सिर्फ एक भ्रष्ट सैनिक के गायब होने पर समाप्त नहीं हुआ। यह पैरा एसएफ को हिलाकर रख देने वाले एक विशाल सुधार की प्रस्तावना की घोषणा करने वाला एक खूनी संकेत मात्र था। अगली सुबह पूरे पैरा स्पेशल फोर्सेज मुख्यालय में नए कमांडर के पदभार ग्रहण करने की खबर आधिकारिक तौर पर फैल गई। कमांडर अंजलि सिंह का रिकॉर्ड वास्तव में महान था। उसने अकादमी से टॉप किया था। सभी विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को जिन्हें पुरुष सैनिक भी मुश्किल से पूरा कर पाते थे, सर्वोच्च अंकों के साथ पूरा किया था और विदेशी मिशनों पर उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, जिससे वह एक जीवित किंवदंती बन गई थी। उसके नाम के आगे हमेशा पहली का विशेषण लगता था। पहली महिला बटालियन कमांडर, पहली महिला ब्रिगेड कमांडर और अंत में पहली महिला पैरा स्पेशल फोर्सेज कमांडर। लेकिन उसके शानदार रिकॉर्ड से ज्यादा सैनिकों को पिछली रात बटालियन की मेस पार्टी में हुई घटना की अफवाहों ने तनाव में डाल दिया था। अफवाहें एक ही रात में पूरी यूनिट में फैल गईं और हर किसी की कल्पना ने उन्हें और भी नाटकीय कहानियों में बदल दिया। ऐसी कहानियां थीं कि मेजर राठौर ने कमांडर से बहस की और उसे थप्पड़ मारकर बाहर घसीटा गया। यहां तक कि कमांडर ने नंगे हाथों से शराब की बोतल तोड़कर मेजर राठौर को काबू में कर लिया जैसी बेतुकी अफवाहें भी फैल रही थीं। सुबह 9 बजे मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर पूरी यूनिट के जवानों के सामने कमांडर का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मंच पर चढ़ती कमांडर अंजलि सिंह की आकृति पर सभी जवानों की निगाहें टिकी थीं। वर्दी में उसका रूप पिछली रात की मेस पार्टी में देखे गए रूप से अलग था। बिना मेकअप वाला चेहरा, कसकर बंधे बाल और एक अटल स्थिर मुद्रा। अकेले इसी से एक एक्रासांत करिश्मा झलक रहा था। उसका पदभार ग्रहण भाषण छोटा और संक्षिप्त था, लेकिन उसमें किसी भी अन्य भाषण से ज्यादा शक्ति थी। आज मुझे भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेज के कमांडर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सम्मान से पहले मैं एक भारी जिम्मेदारी महसूस कर रही हूं। मैं आपसे बहुत सारे वादे नहीं करूंगी, केवल एक वादा करूंगी कि मैं पैरा एसएफ को सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित यूनिट बनाऊंगी। उसने अपने भाषण से नजरें हटाईं और परेड ग्राउंड में भरे हुए जवानों को एक एक कर देखा। उसकी नजरें ऐसी थीं मानो वह हर जवान के दिल को पढ़ रही हो। इसके लिए आज से मैं पूरे पैरा एसएफ में एक विशेष युद्ध तैयारी की स्थिति की घोषणा करती हूं। सभी प्रशिक्षण वास्तविक युद्ध की तरह होंगे, नहीं, वास्तविक युद्ध से भी ज्यादा कठोर होंगे। ढिलाई और आलस्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और केवल कौशल और योग्यता ही आपके अस्तित्व के मूल्य को साबित करेंगे। मैं कमांडर के दफ्तर में बैठकर सिर्फ रिपोर्ट लेने वाली कमांडर नहीं बनूंगी।
मैं सबसे खतरनाक जगह पर सबसे पहले रहूंगी और मैं सबसे कठिन प्रशिक्षण आपके साथ करूंगी। मेरे पीछे आओ और तुम एक सच्चे पैरा कमांडो बन जाओगे। उसके शब्द समाप्त होते ही परेड ग्राउंड पर एक पल की खामोशी छा गई। फिर गड़गड़ाहट जैसी तालियों और जयकारों की आवाज गूंज उठी। जवानों की आंखों में चमक बदल गई थी। डर और संदेह गायब हो गए थे और उनकी जगह पर एक गर्मजोशी भरे जुनून और उम्मीद ने ले ली थी। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया, यह नई कमांडर उन्हें ऐसे चरम हालात में धकेलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन साथ ही वह उन्हें सर्वश्रेष्ठ सैनिक भी बनाएगी। पदभार ग्रहण समारोह समाप्त होते ही वह सबसे पहले जिस जगह पर गई वह मेजर राठौर की बटालियन थी। वह बिना किसी पूर्व सूचना के बटालियन के कमांड कंट्रोल रूम में दाखिल हुई। कार्यवाहक बटालियन कमांडर, जो ऑपरेशन ऑफिसर था, घबराकर बाहर भागा। अंजलि ने उसकी रिपोर्ट को हल्के से हाथ से रोका और दीवार पर लगे यूनिट स्टेटस बोर्ड को तीखी नजरों से देखने लगी। प्रशिक्षण योजना, आपूर्ति की स्थिति, सैनिकों की स्थिति, जहां भी उसकी नजरें टिकती वहां से तीखे सवाल निकलते। पिछली तिमाही के सामरिक प्रशिक्षण मूल्यांकन के परिणाम खराब क्यों हैं? कारण विश्लेषण और अनुवर्ती कार्रवाई की योजना क्या है? उपकरणों की परिचालन दर ऐसी क्यों है? क्या मरम्मत के पुर्जों की मांग ठीक से की जा रही है? क्या सैनिकों के व्यक्तिगत विशेषज्ञता प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित किया जा रहा है? प्रशासनिक कार्यों में कितना समय लगाया जा रहा है? हर सवाल सीधे मुद्दे पर था। ऑपरेशन ऑफिसर पसीने से तरबतर होकर हकलाते हुए जवाब दे रहा था, लेकिन वह अंजलि की तीखी पूछताछ से बच नहीं सका। उसने पल भर में दर्जनों रिपोर्टें पढ़ लीं और मुख्य समस्याओं को सटीक रूप से इंगित किया। बटालियन के अधिकारी हैरान थे, वह यह सब एक ही दिन में कैसे समझ सकती है। ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत पहले से इस यूनिट की कमान संभाल रही हो। गड़बड़ है, पूरी तरह से अव्यवस्था है, अंजलि ने जीभ चटकाते हुए कहा। उसकी नजर अंत में बटालियन कमांडर के दफ्तर के दरवाजे पर रुकी। दरवाजे पर अभी भी बटालियन कमांडर मेजर विक्रम राठौर की नेम प्लेट लगी हुई थी। उसने उस नेम प्लेट की ओर अपनी ठोड़ी से इशारा करते हुए कहा, आज से यह दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जब तक नया बटालियन कमांडर नियुक्त नहीं हो जाता तब तक कोई भी अंदर नहीं जा सकता, और उस नेम प्लेट को तुरंत हटा दो। उसका आदेश दृढ़ था। यह बटालियन से मेजर राठौर के हर निशान को मिटा देने की उसकी इच्छा का प्रतीक था। उसने बटालियन के कमांड कंट्रोल रूम से निकलते हुए आखिरी बात जोड़ी, कल सुबह 5 बजे पूरी बटालियन फुल बैटल गियर में परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हो। मैं खुद फिजिकल फिटनेस टेस्ट शुरू करूंगी। जो भी मानक पर खरा नहीं उतरेगा उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहकर वह हवा की तरह गायब हो गई। कमांड कंट्रोल रूम में बचे हुए अधिकारी कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे। यह एक तूफान के गुजर जाने जैसा सदमा था। मेजर राठौर का युग पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, भयावह और अप्रत्याशित एक नया युग अभी शुरू हो रहा था। वे आने वाले नारकीय प्रशिक्षण और बदलाव के बवंडर की आशंका से कांप उठे। सुबह की हवा चाकू की तरह ठंडी थी। सूरज निकलने से पहले घने अंधेरे में परेड ग्राउंड पर सैकड़ों सैनिक फुल बैटल गियर में लाइन में खड़े थे। ठीक 5 बजे कमांडर अंजलि सिंह एक कमांड जीप में परेड ग्राउंड पर पहुंची। वह लड़ाकू वर्दी में थी, उसके बाल कसकर बंधे हुए थे और उसके चेहरे पर छलावरण क्रीम भी लगी हुई थी। सैनिक, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कमांडर खुद प्रशिक्षण में भाग लेगी, आपस में फुसफुसाने लगे। अंजलि मंच पर चढ़ी और माइक पकड़ा। उसकी आवाज स्पीकर के माध्यम से ठंडी सुबह की हवा को चीरती हुई गूंजी। आज से पैरा एसएफ के सभी प्रशिक्षण का नेतृत्व मैं खुद करूंगी। पहला है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। एक पैरा कमांडो के लिए मजबूत शारीरिक शक्ति सबसे बुनियादी चीज है। शब्दों से नहीं, अपने शरीर से साबित करो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। अपनी बात खत्म करते ही वह मंच से नीचे उतरी और लाइन में सबसे आगे चली गई और उसने अपना खुद का रक्सैक उठा लिया। इसका वजन दूसरे सैनिकों के रक्सैक के बराबर था। उसने सैनिकों की ओर चिल्लाकर कहा, मेरे पीछे आओ। लक्ष्य यूनिट के पीछे की पहाड़ी है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम सब शुरू से फिर से शुरू करेंगे। उसके आदेश के साथ सैकड़ों सैनिक एक साथ दौड़ने लगे। पहले तो सभी ने सोचा कि यह आसान है, लेकिन अंजलि की गति कम होने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। एक खड़ी पहाड़ी का रास्ता आया
और सांसें गले तक आने लगीं। कंधों पर रक्सैक का वजह हजारों किलो जैसा महसूस होने लगा। सैनिकों की कतारें धीरे धीरे बिखरने लगीं। हर बार अंजलि का कड़क आदेश आता, लाइन में नहीं रह सकते। अपने बगल वाले साथी को देखो, पैरा एसएफ अकेले लड़ने वाली यूनिट नहीं है। वह सबसे थके हुए सैनिक का रक्सैक उठाने में मदद भी करती और पीछे रहने वाले सैनिक की पीठ थपथपाकर उसे प्रोत्साहित करती। वह बिना किसी थकान के संकेत के, जैसे लोहे से बनी हो, अविचल थी। उसकी मिसाल देखकर सैनिकों ने दांत भींच लिए। उनमें एक जिद पैदा हुई कि अगर कमांडर, वह भी एक महिला होकर, इतना सहन कर सकती है तो वे हार नहीं मान सकते। कुछ घंटे बीत गए होंगे। अंत में सभी सैनिक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। एक भी सैनिक पीछे नहीं रहा था। सैनिक वहीं गिरकर हांफने लगे। उनके शरीर की हर मांसपेशी दर्द से चीख रही थी, लेकिन उनके दिलों में कुछ गर्म जो उबल रहा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पहाड़ी की चोटी पर बिना किसी आराम के अगला प्रशिक्षण बैटल क्राफ्ट का था। अंजलि ने खुद प्रशिक्षक के रूप में सबसे नीचे रेंगते हुए कांटेदार तार के नीचे से गुजरने और सबसे तेज और सटीक हरकतों से लक्ष्य को भेदने का प्रदर्शन किया। उसकी हरकतें बिना किसी कमी के उत्तम थीं, जैसे कि वह खुद एक प्रशिक्षण पुस्तिका हो। तुम्हारा शरीर देश की रक्षा करने वाला एक हथियार है। हथियार को हमेशा बेहतरीन स्थिति में तीखा और तेज रखना चाहिए। अपना दिमाग सीधा रखो। असल लड़ाई में एक भी गलती मौत का कारण बनती है। प्रशिक्षण सूरज ढलने तक जारी रहा। धूल और पसीने से लथपथ सैनिक इतने थक गए थे कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक पहले से अलग थी। मेजर राठौर के नेतृत्व में प्रशिक्षण सिर्फ समय बिताने की एक औपचारिक प्रक्रिया थी, लेकिन अंजलि का प्रशिक्षण अलग था। हर पल वास्तविक था और हर प्रक्रिया जीवित रहने के लिए एक हताश संघर्ष थी। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि वे पैरा कमांडो क्यों हैं और उन्हें किस लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अंजलि ने सभी सैनिकों को मेस में इकट्ठा किया और फिर वह सर्विंग लाइन में सबसे आगे खड़ी हो गई और खुद सैनिकों को चावल और करी परोसने लगी। कमांडर द्वारा खुद भोजन परोसने के इस अभूतपूर्व दृश्य पर सैनिक असहज हो गए। खूब खाओ, कल आज से भी ज्यादा मुश्किल होगा, उसने हर सैनिक की थाली भरते हुए धीमी आवाज में कहा। उस आवाज में उसके ठंडे करिश्मे के पीछे छिपी एक गर्मजोशी थी। सैनिकों ने इतनी जल्दी जल्दी खाया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे मुंह से खा रहे हैं या नाक से। लेकिन उस रात का खाना उन्हें सेना में भर्ती होने के बाद खाए गए किसी भी शाही भोजन से ज्यादा स्वादिष्ट लगा। उस रात बैरक थके हुए सैनिकों के खर्राटों की आवाज से भर गए, लेकिन उनकी सोई हुई आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब संतुष्टि और उम्मीद भी थी। उन्होंने एक नारकीय दिन बिताया था, लेकिन साथ ही उन्होंने एक सच्चे सैनिक के रूप में पुनर्जन्म का आनंद भी चखा था। कमांडर अंजलि सिंह, वह सिर्फ एक कमांडर नहीं थी, वह सोए हुए पैरा एसएफ के जंगलीपन को जगाने वाली एक शक्तिशाली उत्तेजक थी और भ्रष्टाचार और आलस्य में डूबी यूनिट के दिल को फिर से धड़काने वाली एक शॉक थेरेपी थी। यूनिट बदल रही थी, नहीं, पूरा पैरा एसएफ जड़ से हिल रहा था और एक विशाल बदलाव के बवंडर में खिंचा चला जा रहा था। और उसके केंद्र में थी एक फौलादी महिला, अंजलि सिंह। अंजलि का सुधार सिर्फ प्रशिक्षण के तरीकों में बदलाव तक ही सीमित नहीं था, उसने यूनिट के हर सिस्टम का शून्य से पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। अगली जगह जहां उसने अपनी तलवार निकाली वह थी आपूर्ति और रसद का क्षेत्र। वह समझ गई थी कि मेजर राठौर जैसे व्यक्ति का यूनिट के भीतर इतनी शक्तिशाली पकड़ का कारण उसका प्रशिक्षण या परिचालन कौशल नहीं था, बल्कि विभिन्न प्रकार के लाभों में हस्तक्षेप करने की उसकी स्थिति थी। विशेष रूप से यूनिट की सामग्री का प्रबंधन और वितरण करने वाला रसद क्षेत्र लंबे समय से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अपने निजी हितों को पूरा करने का एक साधन बना हुआ था, जो एक पुरानी समस्या थी। एक दिन उसने अचानक रसद विभाग और आपूर्ति गोदाम की पूरी जांच का आदेश दिया। रसद अधिकारी और आपूर्ति इंचार्ज के चेहरे पीले पड़ गए। वे मेजर राठौर की छत्रछाया में खाता बही के स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में चतुराई से हेरफेर करके ईंधन, राशन और यहां तक कि कुछ प्रशिक्षण उपकरण भी चुराकर निजी लाभ कमाते रहे थे। अचानक जांच के आदेश पर उन्होंने रात भर जागकर खाते में हेरफेर किया और अपनी कहानियां मिलाईं, लेकिन वे अंजलि की आंखों को धोखा नहीं दे सके। अंजलि लेखा और आपूर्ति के विशेषज्ञों के साथ खुद गोदाम गई।
उसने एक एक खाते का सावधानी पूर्वक मिलान करते हुए तीखे सवाल पूछे। यह ईंधन का ड्रम खाते के अनुसार पूरा भरा होना चाहिए, लेकिन यह इतना हल्का क्यों है? इसका वजन तौल कर देखो। पिछले साल सप्लाई किए गए ये नए लड़ाकू जूते अभी भी बक्सों में क्यों पड़े हैं? मुझे तो लगता है कि ये वास्तव में सैनिकों को नहीं दिए गए। प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए ये गोला बारूद खपत का रिकॉर्ड और वास्तविक प्रशिक्षण रिकॉर्ड मेल नहीं खाते। यह जो मात्रा में अंतर है वह कहां गायब हो गया? उसकी टिप्पणियां इतनी विशिष्ट और सटीक थीं कि रसद अधिकारी ठीक से कोई बहाना भी नहीं बना सका। वह पसीने से तरबतर था और बस अपना सिर झुकाए खड़ा था। अंजलि ने फाइलों का बंडल मेज पर पटकते हुए ठंडे स्वर में कहा, यह सिर्फ कुप्रबंधन नहीं है, यह स्पष्ट रूप से सैन्य संपत्ति का गबन है और देश के खिलाफ देशद्रोह का कार्य है। तुरंत सभी संबंधित व्यक्तियों को उनके पदों से हटाओ और जांच का आदेश दो। उसका आदेश तुरंत लागू किया गया। रसद अधिकारी, आपूर्ति इंचार्ज और उनके साथ मिलकर लाभ कमाने वाले कई अन्य अधिकारियों को एक एक कर मिलिट्री पुलिस द्वारा ले जाया गया। इस घटना ने पूरी यूनिट को हिलाकर रख दिया। जब आपूर्ति में भ्रष्टाचार, जो अब तक एक खुला रहस्य माना जाता था, सामने आया और संबंधित लोगों को बिना किसी रियायत के सजा दी गई, तो सैनिकों ने डर के साथ साथ एक राहत भी महसूस की। विशेष रूप से सामान्य सैनिक, जो हमेशा पुरानी और अपर्याप्त आपूर्ति के कारण पीड़ित रहते थे, नए कमांडर की दृढ़ कार्रवाई का उत्साहपूर्वक समर्थन करने लगे। अंजलि यहीं नहीं रुकी। उसने यूनिट के सभी बजट खर्चों का विवरण सार्वजनिक कर दिया और एक ऐसी प्रणाली शुरू की जहां सैनिक खुद बजट उपयोग की प्राथमिकताओं का सुझाव दे सकते थे। इसके साथ में जो हर उपयोग था बाथरवाई की प्राथमिकताओं की सभी बजट करती है। अलावा उसने बाहरी विशेषज्ञों की एक यूनिट संचालन मूल्यांकन समिति की स्थापना करके बजट खर्च में पारदर्शिता सुनिश्चित की। उसका सुधार भ्रष्टाचार की श्रृंखला को तोड़ने से आगे बढ़कर सिस्टम को ही पारदर्शी और तर्कसंगत बनाने की दिशा में बढ़ रहा था। इन बदलावों ने स्वाभाविक रूप से उन ताकतों के कड़े प्रतिरोध को जन्म दिया जो मेजर राठौर की छत्रछाया में परजीवी की तरह जी रही थीं। वे वरिष्ठ यूनिट के कुछ अधिकारी थे जिन्होंने मेजर राठौर के साथ लंबे समय से मिलीभगत कर रखी थी और यूनिट के लाभों को साझा किया था, या वे क्षेत्रीय प्रभावशाली लोग थे जो सैन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिले हुए थे। जब उन्होंने महसूस किया कि अंजलि के सुधारों से उनके हित खतरे में हैं, तो उन्होंने उसे गिराने के लिए गुप्त रूप से साजिश रचना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि अंजलि एक महिला थी। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाईं, जैसे कि एक महिला द्वारा कमांड की जाने वाली यूनिट की युद्ध क्षमता कमजोर होना तय है और वह अपने तानाशाही और भावनात्मक नेतृत्व से यूनिट को संकट में डाल रही है। उन्होंने यहां तक कि उसके निजी जीवन के बारे में झूठी कहानियां बनाकर वरिष्ठ मुख्यालय को शिकायतें भेजीं, लेकिन अंजलि नहीं हिली। उसने ऐसी तुच्छ बातों का एक एक कर जवाब देने के बजाय और भी कड़े प्रशिक्षण और वास्तविक परिणामों के साथ अपनी क्षमता साबित की। उसके नेतृत्व वाली यूनिट ने विभिन्न संयुक्त अभ्यासों में अन्य यूनिटों को आदाव करने वाले बेहतर कौशल का प्रदर्शन करके सभी को चकित कर दिया। सैनिकों का मनोबल और यूनिट के प्रति उनका गौरव दिन ब दिन बढ़ता गया। फिर एक दिन अंजलि को एक गुमनाम सूचना मिली। यह एक चौंकाने वाली जानकारी थी कि मेजर राठौर का भ्रष्टाचार केवल यूनिट के भीतर गबन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह एक वरिष्ठ जनरल और एक सैन्य आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक विशाल भ्रष्टाचार नेटवर्क का हिस्सा था। मुखबिर ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन उसने दावा किया कि उसके पास मेजर राठौर के अपराधों को साबित करने वाले निर्णायक सबूत हैं, और उसने सबूत सौंपने की शर्त के रूप में अपनी सुरक्षा और सभी संबंधितों को कड़ी सजा का वादा करने की मांग की। अंजलि ने सहज रूप से महसूस किया, यही वह सुनहरा मौका था जिससे भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ा जा सकता था, और साथ ही यह एक ऐसी परीक्षा भी थी जहां वह अपने खिलाफ साजिश रचने वाली ताकतों के साथ सीधे टकराव से नहीं बच सकती थी। उसने चुपचाप फोन उठाया। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और तीखी चमक रही थीं। एक विशाल युद्ध शुरू हो रहा था। गुमनाम मुखबिर ने अंजलि बाग को एक गुप्त मुलाकात की जगह और समय बताया। तय की गई जगह यूनिट से बहुत दूर एक सुनसान ग्रामीण इलाके में एक वीरान फैक्ट्री थी। रात के घने अंधेरे में एक वीरान फैक्ट्री थी
अंजलि केवल कुछ सुरक्षाकर्मियों के साथ तय जगह पर पहुंची। उसका दिमाग उलझन में था। यह एक स्पष्ट जाल भी हो सकता था। इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता था कि यह उसे खत्म करने की कोशिश करने वाली ताकतों द्वारा बिछाया गया एक जाल हो, लेकिन उसे जाना ही था। वह इस मौके को नहीं गंवा सकती थी, जो शायद भ्रष्टाचार के सरगना को बेनकाब करने का एकमात्र अवसर हो। वीरान फैक्ट्री के अंदर एक मनहूस खामोशी थी। हल्की चांदनी के सहारे अंदर घुसते ही तय जगह पर एक आदमी परछाई की तरह खड़ा था। वह बेहद डरे हुए चेहरे से चारों ओर देख रहा था। अंजलि ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह सिपाही मोहन कुमार था, जो मेजर राठौर के ड्राइवर के रूप में काम करता था और हाल ही में दूसरी यूनिट में स्थानांतरित हो गया था। वह वही व्यक्ति था जिसने मेजर राठौर के सभी अत्याचारों और दुर्व्यवहारों को सबसे करीब से देखा था। मोहन कुमार ने अंजलि को देखते ही लगभग रोते हुए घुटने टेक दिए। उसने हकलाते हुए वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो उसने देखा और अनुभव किया था। मेजर राठौर का रसद अधिकारी के साथ मिलकर ईंधन चुराना, सैन्य आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत लेना और यहां तक कि वरिष्ठ मुख्यालय के एक जनरल राजवीर चौहान से मिलकर गुप्त बातचीत करना। उसने कहा कि उसने मेजर राठौर के निर्देश पर उन सभी वार्ताओं को गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिया था। उसने कहा कि वह अपनी जान को खतरे में डालने से डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की क्योंकि उसे विश्वास था कि अंजलि इस विशाल भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी। मोहन कुमार द्वारा सौंपे गए रिकॉर्डिंग फाइल और गुप्त खाते की प्रतियां चौंकाने वाली थीं। उनमें मेजर राठौर के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से परे सेना के शीर्ष अधिकारियों और सैन्य आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक विशाल भ्रष्टाचार की श्रृंखला का खुलासा था, जो लंबे समय से संगठित रूप से रक्षा बजट का गबन कर रहे थे। जनरल चौहान उस श्रृंखला के शीर्ष पर मौजूद मुख्य व्यक्ति था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके कुछ कंपनियों को सैन्य ठेके दिलवाए और बदले में भारी रिश्वत ली। मेजर राठौर उसके गुर्गे के रूप में काम करता था और जमीनी स्तर पर काम संभालता था। अंजलि ने सबूतों की जांच करते हुए महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा है। उसे इस बात पर असहनीय अपमान महसूस हुआ कि जिन सैनिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, वे अपने निजी लालच के लिए देश की नींव को ही खोखला कर रहे थे। उसने मोहन कुमार के कंधे पकड़कर उसे खड़ा किया। तुम डरे हुए होगे, फिर भी तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। तुम्हारी हिम्मत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं सब कुछ दांव पर लगाकर इस मामले की सच्चाई सामने लाऊंगी। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। उसने तुरंत भरोसेमंद अधीनस्थों को भेजकर मोहन कुमार को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और उस रात वह अपने कमांडर के दफ्तर में पूरी रात जागती रही। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, इन सबूतों को वरिष्ठों को रिपोर्ट करना और औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार मामले को संभालना, लेकिन जनरल चौहान के प्रभाव को देखते हुए इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मामले की ठीक से जांच होगी, बल्कि सबूतों को दबा दिया जाता और मुखबिर मोहन कुमार और खुद उसे भी खतरा हो सकता था। दूसरा, वरिष्ठों को दरकिनार कर इस मामले को सीधे उजागर करना। यह एक चरम तरीका था, जैसे कि मीडिया या जांच एजेंसियों को सीधे सूचना देना, जो सेना के संगठन की प्रकृति के खिलाफ था। यह एक खतरनाक जुआ था जिसमें उसे अपना पूरा सैन्य करियर दांव पर लगाना पड़ता। विचार विमर्श लंबा नहीं चला। उसने अपना मन बना लिया था। सड़ी हुई टहनियों को काटना काफी नहीं था, सड़ी हुई जड़ को ही उखाड़ फेंकना था। उसने सूरज निकलने का इंतजार किया और एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के एक वरिष्ठ पत्रकार से संपर्क किया जिसे वह पहले से जानती थी। उसने पत्रकार को अपने पास मौजूद सबूतों का केवल एक हिस्सा दिया और एक बड़े सैन्य आपूर्ति घोटाले के बारे में रिपोर्टिंग करने का अनुरोध किया। साथ ही उसने सेना के आंतरिक निगरानी संगठन को भी गुमनाम रूप से सूचना दी। उसने सोचा कि दोनों तरफ से एक साथ दबाव डालने पर ही जनरल चौहान और उसकी ताकतें बच नहीं पाएंगी। कुछ दिनों बाद एक समाचार पत्र के पहले पन्ने पर एक विशेष रिपोर्ट छपी जिसका शीर्षक था पैरा SF में सप्लाई घोटाला, सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल। यह खबर तुरंत एक बड़े तूफान का कारण बन गई। जनमत उबलने लगा और रक्षा मंत्रालय ने सच्चाई की जांच का वादा करते हुए आग बुझाने की कोशिश की। जैसा कि अंजलि ने उम्मीद की थी, सेना का आंतरिक निगरानी संगठन भी जनमत के दबाव में अनिच्छा से जांच शुरू करने पर मजबूर हो गया। जनरल चौहान और उसकी ताकतें गुस्से में थीं।
उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि इस सब के पीछे अंजलि थी। उन्होंने अपने सभी संपर्कों और शक्ति का उपयोग करके जांच में बाधा डालने और मामले को छोटा करने या दबाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने अंजलि को खत्म करने के लिए और भी शातिर योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अंजलि द्वारा कमांड की जाने वाली यूनिट में एक बड़ी सुरक्षा दुर्घटना कराकर उसे कमांड की जिम्मेदारी के लिए दोषी ठहराकर पद से हटाने की साजिश रची। उन्होंने सोचा कि चूंकि पैरा एसएफ के प्रशिक्षण में हमेशा खतरा होता है, इसलिए अगर इसे एक दुर्घटना के रूप में दिखाया जाए तो यह एक उत्तम योजना होगी। भ्रष्ट सत्ता का पलटवार शुरू हो रहा था। अंजलि अब एक विशाल राक्षस के खिलाफ अकेले लड़ने की एक विकट स्थिति में थी। जनरल चौहान और उसके गुर्गों ने बड़ी सावधानी से काम किया। उनका लक्ष्य आगामी बड़े पैमाने के सामरिक प्रशिक्षण में अंजलि की यूनिट की एक टीम को एक दुर्घटना के बहाने गंभीर रूप से हताहत करना था। उन्होंने प्रशिक्षण योजना की कमजोरियों का विश्लेषण किया और यूनिट के भीतर मेजर राठौर के प्रति वफादार बचे हुए तत्वों को अपनी योजना को अंजाम देने के लिए भर्ती करने की कोशिश की। उनकी योजना रात के पहाड़ी घुसपैठ प्रशिक्षण के दौरान एक विशेष टीम द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी को पहले से ही नुकसान पहुंचाने की थी। घने अंधेरे में दर्जनों मीटर की चट्टान से नीचे उतरते समय अगर रस्सी टूट जाती तो कोई भी इसे एक जानबूझकर की गई दुर्घटना नहीं मानता और इसकी पूरी जिम्मेदारी जबरदस्ती प्रशिक्षण कराने वाली कमांडर अंजलि पर आ जाती। अंजलि ने सहज रूप से महसूस किया कि एक अदृश्य खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। आपूर्ति घोटाले की घटना के बाद उसने यूनिट की सुरक्षा बढ़ा दी और सभी प्रशिक्षण तैयारियों की जांच सामान्य से कई गुना ज्यादा कड़ाई से करने का आदेश दिया। विशेष रूप से उपकरण सुरक्षा जांच के मामले में उसने थोड़ी सी भी चूक की अनुमति नहीं दी। उसने खुद एक एक प्रशिक्षण उपकरण की जांच की और थोड़े से भी संदिग्ध उपकरण को तुरंत नष्ट कर नए से बदलने का आदेश दिया। प्रशिक्षण से एक रात पहले अंजलि अंतिम प्रशिक्षण योजना की जांच करते हुए रात भर जाग रही थी। तभी उसके दफ्तर का दरवाजा धीरे धीरे खटखटाया गया। दरवाजा खोलने पर वहां एक युवा लेफ्टिनेंट समीर वर्मा गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। वह वही युवा अधिकारी था जिसने पहली मेज पार्टी में मेजर राठौर के अत्याचारों को करीब से देखा था। अंजलि के पदभार ग्रहण करने के बाद उसने किसी भी अन्य से ज्यादा मेहनत से प्रशिक्षण में भाग लिया था और नई यूनिट के प्रति गहरा विश्वास दिखाया था। कमांडर मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। समीर वर्मा की आवाज हल्की कांप रही थी। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी नोटबुक कसकर पकड़ रखी थी। उसने मुश्किल से बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले यूनिट के एक सार्जेंट, जो मेजर राठौर के वफादार के रूप में जाना जाता था, ने उससे संपर्क किया था। उस सार्जेंट ने लेफ्टिनेंट समीर वर्मा से रात के घुसपैठ प्रशिक्षण में एक विशेष टीम की रस्सी को उसके द्वारा दी गई रस्सी से बदलने का एक गुप्त अनुरोध किया था। कुछ अजीब महसूस करते हुए लेफ्टिनेंट वर्मा ने पहले तो हाँ कह दिया, फिर उसने चुपके से उस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और उस रस्सी को, जिसे सार्जेंट उसे देना चाहता था, चुपके से छिपा कर रख लिया था। लेफ्टिनेंट वर्मा द्वारा दी गई रस्सी बाहर से ठीक लग रही थी, लेकिन जब अंजलि ने दस्ताने पहनकर रस्सी को ध्यान से छुआ तो उसने पाया कि एक विशेष हिस्सा अन्य हिस्सों की तुलना में थोड़ा पतला था और उस पर किसी नुकीली चीज से जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के निशान थे। अगर सैनिकों ने इस रस्सी का इस्तेमाल किया होता तो यह निश्चित रूप से नीचे उतरते समय वजन सहन न कर पाने के कारण टूट जाती। सब कुछ स्पष्ट हो गया था। यह उसके खिलाफ एक नीच जाल था। अंजलि की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। गुस्सा उसके सिर तक चढ़ गया, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। उसे अभी भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देनी थी। उसे दुश्मनों की योजना का उल्टा इस्तेमाल करके उनकी घिनौनी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाना था। उसने लेफ्टिनेंट वर्मा के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुमने यूनिट को बचाया। तुमने वास्तव में एक बड़ा काम किया है। अब से बस वही करो जो मैं कहती हूं। अंजलि ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने लेफ्टिनेंट वर्मा को निर्देश दिया कि वह ऐसा नाटक करे जैसे वह सार्जेंट द्वारा दी गई क्षतिग्रस्त रस्सी का उपयोग कर रहा है और प्रशिक्षण के दिन वास्तविक प्रशिक्षण में एक सुरक्षित रस्सी का उपयोग करते हुए दुश्मनों को धोखा देने के लिए एक दुर्घटना का नाटक करने का फैसला किया। साथ ही उसने भरोसेमंद मिलिट्री पुलिस जांचकर्ताओं को गुप्त रूप से तैनात करने की योजना बनाई
ताकि इस पूरी साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड को मौके पर ही पकड़ा जा सके। प्रशिक्षण के दिन घने अंधेरे से ढके पहाड़ों में रात का घुसपैठ प्रशिक्षण शुरू हुआ। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। साजिश रचने वाली ताकतें मान रही थीं कि उनकी योजना सफल हो गई है और वे निश्चिंत थीं। लक्ष्य स्थल पर रस्सी से नीचे उतरना शुरू होने के समय अचानक एक भयानक चीख के साथ संचार टूट गया। एक दुर्घटना की सूचना देने वाला लाल सिग्नल फ्लेयर रात के आकाश को चीर गया। दुर्घटना की खबर सुनकर जनरल चौहान विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा। वह कमांडर के जबरन प्रशिक्षण के कारण हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के रूप में अंजलि को डांटने और मीडिया में उसकी कमांड की जिम्मेदारी को उजागर करने की योजना बना रहा था। लेकिन जब वह दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां गिरे हुए सैनिकों के शव नहीं थे। वहां सही सलामत सैनिकों के साथ ठंडी आंखों से उसे घूरती हुई अंजलि और पहले से छिपे हुए मिलिट्री पुलिस के जवान थे। अंजलि ने क्षतिग्रस्त रस्सी और लेफ्टिनेंट वर्मा द्वारा प्राप्त की गई रिकॉर्डिंग को जनरल चौहान के सामने फेंक दिया। जनरल चौहान, तुम्हारा यह घिनौना नाटक अब खत्म हो गया है। तुम वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। तुम एक हत्या के प्रयास के दोषी और एक देशद्रोही हो। जनरल चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि यह सब एक जाल था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मिलिट्री पुलिस ने आकर उसकी दोनों बाहें पकड़ लीं। उसने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें गहरे पहाड़ों में एक खोखली गूंज बनकर रह गईं। भ्रष्ट सत्ता का दिल आखिरकार रुक गया। लेकिन अंजलि जानती थी यह अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत थी। उसे अब पूरी सेना के विशाल प्रतिरोध का सामना करना था। जनरल चौहान और उसके गुर्गों की मौके पर गिरफ्तारी के साथ आपूर्ति घोटाले और प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना की साजिश का पूरा सच सामने आने लगा। सेना में हड़कंप मच गया। एक सेवारत जनरल द्वारा एक अधीनस्थ अधिकारी की हत्या के प्रयास की इस अभूतपूर्व घटना पर रक्षा मंत्री को भी राष्ट्र से माफी मांगनी पड़ी। मीडिया ने इस घटना को लगातार प्रमुखता से छापा और जनता का गुस्सा चरम पर था। सेना के प्रति अविश्वास फैल गया और पूरी सेना का सम्मान धूल में मिल गया। अंजलि इस मामले की सच्चाई को उजागर करने वाली एक नायिका के रूप में उभरी। उसकी ईमानदारी और साहस को कई नागरिकों का समर्थन मिला, लेकिन सेना के भीतर का नजरिया उतना सकारात्मक नहीं था। विशेष रूप से कई वरिष्ठ जनरल जो जनरल चौहान के बैचमेट थे या उससे उपकृत थे, अंजलि को सेना की एकता को तोड़ने और संगठन की कमजोरियों को उजागर करने वाली एक गद्दार के रूप में देखते थे और उन्होंने खुलकर शत्रुता दिखाई। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि वह एक महिला है और उसके नेतृत्व को अत्यधिक आक्रामक और तानाशाही बताकर आलोचना की, जिससे सेना में अनावश्यक भ्रम पैदा हुआ। जब वे उसे आधिकारिक तरीकों से हमला नहीं कर सके तो उन्होंने उसे और भी चालाक और नीच तरीकों से दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने अंजलि द्वारा कमांड की जाने वाली पैरा एसएफ के लिए बजट आवंटन कम कर दिया और जानबूझकर नवीनतम उपकरणों की आपूर्ति में उसे प्राथमिकता सूची में पीछे धकेल दिया। इसके अलावा उन्होंने उसके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न यूनिट सुधार योजनाओं में हर बात पर रोक लगाकर उसकी कमांड गतिविधियों में बाधा डाली। उन्होंने यहां तक कि उसके प्रति वफादार अधीनस्थों को अन्य यूनिटों में स्थानांतरित करके उसके हाथ पैर बांधने की कोशिश की। अंजलि ने खुद को चारों ओर से दुश्मनों से घिरे एक द्वीप पर फंसा हुआ महसूस किया, लेकिन वह निराश नहीं हुई। उसे विश्वास था कि उसके अधीनस्थ और जनता उसके साथ हैं। जैसे जैसे बाहरी दबाव बढ़ता गया, उसने आंतरिक मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया। कम बजट और पुराने उपकरणों की प्रतिकूल परिस्थितियों में उसने रचनात्मक प्रशिक्षण विधियों का विकास किया और सैनिकों के मानसिक बल को अधिकतम करके यूनिट की युद्ध क्षमता को बनाए रखा और विकसित किया। उसने सैनिकों से कहा, नवीनतम उपकरण और भारी बजट हमें मजबूत नहीं बनाते। जो हमें वास्तव में मजबूत बनाता है वह है किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में मिशन को पूरा करने की अदम्य इच्छा शक्ति और अपने साथियों पर अटूट विश्वास। दुश्मन हमारे हाथ पैर बांधने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा को नहीं बांध सकते। उसकी ईमानदारी सैनिकों के दिलों तक पहुंची। सैनिक खराब परिस्थितियों में भी बिना किसी शिकायत के प्रशिक्षण में लगे रहे। उन्होंने पुराने उपकरणों की खुद मरम्मत की, कम आपूर्ति को बचाया
और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया, बल्कि इन कठिनाइयों ने पूरी यूनिट की एकता को और भी मजबूत करने का काम किया। अंजलि और उसके अधीनस्थ सिर्फ एक वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध से आगे बढ़कर जीवन और मृत्यु के साथी के रूप में एक मजबूत बंधन में बंध गए। इसी बीच एक अप्रत्याशित जगह से उसकी मदद करने के लिए समर्थन मिला। यह सेना के भीतर के ईमानदार युवा अधिकारियों का एक समूह था। वे लंबे समय से सेना के भ्रष्टाचार और कठोर संस्कृति से निराश थे, लेकिन विशाल निहित स्वार्थों के सामने अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अंजलि के आगमन ने उन्हें साहस और आशा दी। उन्होंने गुप्त रूप से बैठकें की और अंजलि के सुधारों का समर्थन करने और उसे बाहरी दबावों से बचाने के तरीकों पर विचार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आपूर्ति घोटाले के बाद गठित नागरिक संगठन रक्षा निगरानी भी अंजलि का एक मजबूत सहयोगी बन गया। उन्होंने सेना के बजट खर्च और कार्मिक प्रक्रियाओं की बारीकी से निगरानी की और अंजलि पर डाले जा रहे अनुचित दबावों को जनता के सामने लाने में भूमिका निभाई। स्थिति धीरे धीरे बदल रही थी। अंजलि को अलग थलग करने की निहित स्वार्थों की कोशिशों ने उल्टे सेना के भीतर सुधारवादी ताकतों को एकजुट किया और सेना पर नजर रखने वाली बाहरी आवाजों को बढ़ावा दिया। अंजलि की लड़ाई अब केवल उसकी अपनी लड़ाई नहीं थी, यह पुरानी और उसकी पहले करती है भ्रष्ट पीढ़ी के अवशेषों और एक नई पारदर्शी सेना बनाने की कोशिश करने वाली भविष्य की ताकतों के बीच एक अपरिहार्यपूर्ण युद्ध में बदल रही थी। और उस विशाल युद्ध की दिशा जल्द ही आने वाली एक और बड़ी परीक्षा के माध्यम से तय होने वाली थी। जैसे जैसे अंजलि और सुधारवादी ताकतों का प्रभाव बढ़ने लगा, संकट महसूस कर रहे रूढ़िवादी सैन्य शीर्ष नेतृत्व का पलटवार और भी तेज हो गया। उन्होंने महसूस किया कि केवल अंजलि पर व्यक्तिगत रूप से हमला करके उसे नहीं गिराया जा सकता। इसके बजाय उन्होंने उस चीज को ही नष्ट करने की योजना बनाई जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी और जिस पर भरोसा करती थी, यानी उसकी अपनी पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट। उनकी योजना यूनिट विलय और पुनर्गठन के बहाने अंजलि के नेतृत्व वाली मुख्य यूनिट को भंग करना और उसके जिंगिंग सैनिकों को अन्य यूनिटों में बिखेर देना था। यह अंजलि के कमांड के आधार को पूरी तरह से नष्ट करने और उसे एक कठपुतली कमांडर बनाने के एक शातिर इरादे से किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने अचानक रक्षा दक्षता के नाम पर पैरा एसएफ की कुछ यूनिटों को भंग करने और पुनर्गठित करने की योजना की घोषणा की। संयोग से भंग की जाने वाली सभी यूनिटें वे थीं जिन्होंने अंजलि के पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और उसके सुधारों का प्रतीक थीं। यह स्पष्ट रूप से एक लक्षित कार्रवाई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसे सेना के भविष्य के लिए एक तर्कसंगत निर्णय बताकर इसका खंडन किया। यह खबर फैलते ही यूनिट में भारी उथल पुथल मच गई। सैनिक गुस्से और विश्वासघात की भावनाओं से भर गए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षण लिया था, लेकिन बदले में उन्हें एक अनुचित राजनीतिक निर्णय मिला जिसने उनके पसीने और मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। कुछ सैनिकों ने तो सामूहिक रूप से इस्तीफे देने की भी कोशिश की। यूनिट का मनोबल तेजी से गिर गया और अंजलि के पदभार ग्रहण करने के बाद से जो कुछ भी बनाया गया था वह एक पल में ढहने के कगार पर था। अंजलि अपने पदभार ग्रहण करने के बाद की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। वह रात भर सो नहीं पाई और विचार करती रही। अगर वह वरिष्ठों के आदेश का उल्लंघन करती और सामूहिक कार्रवाई करती तो इसे एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य की अवहेलना और अवज्ञा के रूप में देखा जाता। लेकिन अगर वह इस अनुचित निर्णय को स्वीकार कर लेती तो वह उन अधीनस्थों को खो देती जिन्होंने उस पर विश्वास किया था और सुधार की गति भी खो जाती। अगली सुबह अंजलि ने पूरी यूनिट को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा किया। अशुभ अफवाहों से बेचैन सैनिक भारी चेहरों के साथ उसे देख रहे थे। वे सब सांस रोके देख रहे थे कि वह क्या निर्णय लेगी। अंजलि मंच पर चढ़ी और माइक पकड़ा। उसका चेहरा रात भर की चिंता से थका हुआ था। अंजलि मंच पर क्या, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और एंचलॉसन थीं। मैं तुमसे यह नहीं कहूंगी कि निराश और क्रोधित न हो। मैं भी तुम लोगों की तरह इस निर्णय पर असहनीय क्रोध और अपमान महसूस कर रही हूं। लेकिन उसने एक पल के लिए बोलना बंद किया और एक एक सैनिक से नजरें मिलाईं। हम सैनिक हैं। सैनिकों को कभी कभी ऐसे आदेशों का भी पालन करना पड़ता है जिन्हें वे समझ नहीं पाते।
यही वह आधार है जो सेना में अनुशासन बनाए रखता है। लेकिन मैं तुम लोगों को इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। मैं हमारे साथ बहाए गए पसीने और खून को उनकी राजनीतिक चालों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। सैनिकों की आंखों में एक हलचल हुई। वह आखिर कहना क्या चाहती थी? मैंने रक्षा मंत्रालय से आधिकारिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ यूनिट प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। इसमें पैरा एसएफ सहित थल सेना, नौसेना और वायुसेना की सभी विशेष बल इकाइयां भाग लेंगी और सबसे कठोर और यथार्थवादी मूल्यांकन के माध्यम से भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिट का निर्धारण किया जाएगा। अगर हमारी यूनिट इस प्रतियोगिता में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर देती है तो रक्षा मंत्रालय को यूनिट भंग करने की योजना पर पूरी तरह से पुनर्विचार करना होगा। वे हमारे अस्तित्व के मूल्य को और नकार नहीं पाएंगे। उसका प्रस्ताव अभूतपूर्व था। यह सीधे टकराव से बचते हुए अपनी योग्यता से अपने मूल्य को साबित करके अनुचित निर्णय को ही बेअसर करने का एक साहसिक कदम था। परेड ग्राउंड पर जमा हुए सैनिकों के दिल फिर से गर्मजोशी से जलने लगे। यह निराशा के आशा में बदलने का एक क्षण था। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है, यह आशा की बूंद की विस्तार के साथ बना लाने परेशा से एक युद्ध है जिसमें हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान और हमारा भविष्य दांव पर लगा है। मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम मेरे साथ इस आखिरी युद्ध में सब कुछ दांव पर लगाओगे? उसकी चीख खत्म होते ही परेड ग्राउंड से जमीन हिला देने वाली जयकार गूंज उठी। हाँ कमांडर मैम, सैकड़ों आवाजें एक होकर गूंजी। उनकी आंखों में अब निराशा या गुस्सा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प और लड़ने की भावना जल रही थी। रक्षा मंत्रालय जनमत के दबाव और अन्य यूनिटों के साथ समानता के मुद्दे के कारण अंजलि के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सका। अंत में सर्वश्रेष्ठ यूनिट प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जो सेना के इतिहास को नया रूप देने वाली थी। अंजलि और उसकी यूनिट के सदस्यों को अब न केवल अपने भाग्य बल्कि पूरी सेना के भविष्य को दांव पर लगाकर एक अपरिहार्य अंतिम लड़ाई लड़नी थी। सर्वश्रेष्ठ यूनिट प्रतियोगिता का आयोजन सेना के इतिहास में अभूतपूर्व पैमाने और तरीके से किया गया था। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की सभी प्रसिद्ध विशेष बल इकाइयों ने भाग लिया और 10 दिनों तक बिना रुके चलने वाली चरम स्थितियों में उनकी जटिल मिशन निष्पादन क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाना था। मूल्यांकन के हांगमुकों में केवल शारीरिक शक्ति या निशानेबाजी ही नहीं, बल्कि जटिल आधुनिक युद्ध स्थितियों पर आधारित उच्च स्तरीय सामरिक निर्णय क्षमता, सूचना विश्लेषण क्षमता, उन्नत उपकरण संचालन क्षमता और टीम के सदस्यों के बीच सहयोग भी शामिल था। प्रतियोगिता की पूरी प्रक्रिया मीडिया के लिए पारदर्शी रूप से खुली थी ताकि जनता खुद भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिट के जन्म की प्रक्रिया देख सके। अंजलि की यूनिट को सबसे खराब परिस्थितियों में प्रतियोगिता की तैयारी करनी पड़ी। चूंकि यूनिट को भंग करने की योजना पहले से ही थी, इसीलिए उन्हें अन्य यूनिटों की तरह कोई अतिरिक्त बजट या उपकरण सहायता नहीं मिली। यहां तक कि प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान भी वरिष्ठों का अदृश्य प्रतिरोध और बाधाएं जारी रहीं, लेकिन कोई भी चीज उनकी इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ सकी। उन्होंने रात भर पुराने उपकरणों की मरम्मत की और कम प्रशिक्षण सामग्री को अपने रचनात्मक तरीकों से बनाया। अंजलि ने अपने सभी सामरिक ज्ञान और कार करती है वही अभी प्रकार अधागा कुछारा पड़ती है वास्तविक युद्ध के अनुभव का उपयोग करके सैनिकों को प्रशिक्षित किया। वह सिर्फ एक कमांडर नहीं थी, बल्कि एक साथी और एक शिक्षक थी जो उनके साथ अभ्यास करती और रातें जागती थी। अंत में प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला कार्य दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसपैठ करना, प्रमुख सुविधाओं को नष्ट करना, दुश्मन के गोपनीय दस्तावेजों को हासिल करना और वापस लौटना था, जबकि अन्य टीमें नवीनतम हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों का उपयोग करके घुसपैठ कर रही थीं। अंजलि की यूनिट को पुरानी रबर की नावों का उपयोग करके ऊबड़ खाबड़ लहरों को पार करके तट पर घुसपैठ करनी पड़ी। सभी ने सोचा कि यह असंभव होगा, लेकिन उन्होंने वर्षों से विकसित की गई अपनी मजबूत शारीरिक शक्ति और उत्तम टीम वर्क के आधार पर सबसे पहले लक्ष्य स्थल पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इस प्रक्रिया में उनकी असली काबिलियत सामने आई। जब उन्हें एक अप्रत्याशित दुश्मन के घात का सामना करना पड़ा, तो अंजलि ने नियमों से परे जाकर एक साहसिक और रचनात्मक रणनीति का उपयोग करके दुश्मन को चौंका दिया और संकट से बाहर निकली। जब संचार उपकरण खराब हो गए
तो सैनिकों ने पहले से तय किए गए हाथ के संकेतों और जानवरों की आवाजों का उपयोग करके बिना किसी त्रुटि के ऑपरेशन को अंजाम दिया और संकट पर काबू पाया। वे एक जीवंत प्राणी की तरह लग रहे थे। नेता का स्पष्ट निर्णय और उस पर पूरा भरोसा करने वाले टीम के सदस्यों की अनुशासित हरकतें, यह एक ऐसी सर्वोच्च युद्ध क्षमता थी जिसे नवीनतम उपकरण या भारी समर्थन से कभी नहीं बनाया जा सकता था, बल्कि यह खून और पसीने से बनी थी। पूरी प्रतियोगिता के दौरान अंजलि की यूनिट ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। बंधक बचाव अभियान में, जहां अन्य टीमें केवल बल का प्रयोग करते हुए काल्पनिक बंधकों को खोने की गलती कर रही थीं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध और धोखे की रणनीति का उपयोग करके बिना किसी हताहत के मिशन को पूरी तरह से पूरा किया। चरम उत्तरजीविता प्रशिक्षण में कम भोजन और पानी के बावजूद उन्होंने आसपास की प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके जीवित रहने का कौशल दिखाया और यहां तक कि अन्य टीमों के घायल सदस्यों की मदद करके मानवीय पक्ष भी दिखाया। प्रतियोगिता देख रही जनता उत्साहित थी। उन्होंने अंजलि की यूनिट को, जो खराब परिस्थितियों में भी अदम्य इच्छा शक्ति के साथ सर्वश्रेष्ठ कौशल दिखा रही थी, भरपूर समर्थन और प्रोत्साहन दिया। मीडिया ने भी उनके प्रदर्शन को लगातार प्रमुखता से छापा और उन्हें सच्ची सैनिक भावना का प्रतीक बताया। स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी। रक्षा मंत्रालय, जो अंजलि की यूनिट को भंग करने की कोशिश कर रहा था, अब एक अजीब स्थिति में था कि राष्ट्रीय नायक बन चुकी इस यूनिट के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अंतिम कार्य दिया गया। यह अब तक के सभी मूल्यांकनों का सार प्रस्तुत करने वाला सबसे कठिन और जटिल अंतिम मिशन था। प्रत्येक यूनिट को बिखरे हुए सुरागों को इकट्ठा करके अंतिम लक्ष्य स्थल का पता लगाना था और वहां स्थित काल्पनिक दुश्मन मुख्यालय पर कब्जा करना था। अंजलि और उसके सैनिक थके हुए शरीर के साथ अंतिम मिशन पर निकले। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जीत की प्रबल इच्छा जल रही थी। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, यह उनके सम्मान और यूनिट के भाग्य की अंतिम लड़ाई थी। अंतिम मिशन का स्वरूप सूचना युद्ध जैसा था। जगह जगह बिखरे एन्क्रिप्टेड सूचना के टुकड़ों को हासिल करना और उन्हें डिकोड करके अंतिम लक्ष्य का स्थान पता लगाना था। यह केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि उत्कृष्ट सूचना विश्लेषण क्षमता और आईटी उपयोग कौशल की भी मांग करता था। जो लोग अंजलि को नीचा दिखाते थे, उन्होंने अनुमान लगाया था कि उसकी यूनिट शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल में तो बेहतर हो सकती है, लेकिन इस तरह के आधुनिक सूचना युद्ध में कमजोर होगी। उनके मन में यह पूर्वाग्रह था कि उसकी यूनिट पुराने उपकरणों और एनालॉग तरीकों पर निर्भर एक पुराने जमाने की लड़ाकू इकाई है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अंजलि के पदभार ग्रहण करने के बाद यूनिट कितनी बदल गई थी। अंजलि ने केवल शारीरिक प्रशिक्षण पर ही जोर नहीं दिया था। उसने यह अनुमान लगाया था कि भविष्य का युद्ध सूचना और प्रौद्योगिकी का युद्ध होगा, और उसने सैनिकों को लगातार साइबर युद्ध, क्रिप्टोग्राफी, डिकोडिंग और ड्रोन संचालन जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया था। उसने कम बजट में से पैसे बचाकर पुराने कंप्यूटर और ड्रोन खरीदे और बाहरी विशेषज्ञों को बुलाकर सैनिकों को खुद पढ़ाया। शुरू में सैनिक इस अपरिचित क्षेत्र में कठिनाई महसूस करते थे, लेकिन अंजलि के प्रोत्साहन और व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली के तहत वे धीरे धीरे विशेषज्ञ स्तर के कौशल हासिल करने लगे। मिशन शुरू होते ही अंजलि की यूनिट ने आश्चर्यजनक गति से सूचना के टुकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब अन्य टीमें शारीरिक बल से बाधाओं को पार करने की कोशिश कर रही थीं, तो उन्होंने आसपास के भूभाग और सरल उपकरणों का उपयोग करके रचनात्मक तरीकों से आसानी से बाधाओं को पार कर लिया। प्राप्त किए गए एनक्रिप्टेड संदेशों को मौके पर ही लैपटॉप का उपयोग करके डिकोड किया जाने लगा। उनकी उंगलियां पेशेवर हैकरों की तरह तेज और सटीक थीं। प्रतियोगिता मुख्यालय में यह दृश्य देख रहे जज और अन्य यूनिटों के कमांडर हैरान रह गए। विशेष रूप से जो लोग अंजलि की यूनिट को कम आंकते थे, वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। यह वह पैरा एसएफ नहीं था जिसे वे जानते थे। यह मजबूत शरीर और तेज दिमाग वाले उत्तम हाइब्रिड योद्धाओं का एक समूह था। अंत में यह एसएफ करता था लोग अंजलि की यूनिट ने सभी बिखरे हुए सूचना के टुकड़ों को मिलाकर यह पता लगा लिया कि अंतिम लक्ष्य स्थल एक परित्यक्त भूमिगत बंकर है, और वे सबसे पहले वहां पहुंचे।
लेकिन जब वे बंकर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वहां पहले से ही 2 अन्य चिंगिंग टीमें पहुंच चुकी थीं और एक दूसरे का सामना कर रही थीं। वे एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे और अंदर घुसने में हिचकिचा रहे थे। बंकर का अंदरूनी हिस्सा एक जटिल भूल भुलैया जैसा था और जगह जगह बूबी ट्रैप था और काल्पनिक दुश्मन छिपे होने की पूरी संभावना थी। जो भी पहले अंदर जाता उसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। तनावपूर्ण माहौल के बीच अंजलि ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने दोनों यूनिटों के कमांडरों को रेडियो पर एक त्रिपक्षीय संयुक्त अभियान का प्रस्ताव दिया। यहां आपस में लड़ने से हम सबका नुकसान होगा। हम हर यूनिट की ताकत का उपयोग करके भूमिकाएं बांट लेते हैं और मिलकर लक्ष्य पर कब्जा करते हैं। अंतिम मूल्यांकन। इस प्रक्रिया में प्रत्येक यूनिट द्वारा दिखाए गए योगदान के आधार पर निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। उसका प्रस्ताव अभूतपूर्व था। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया था। अन्य 2 यूनिटों के कमांडरों ने कुछ देर सोचा, हाथों हाथ बढ़ा है एक बात करते हुए, लेकिन फिर अंजलि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अकेले बंकर पर हमला करने की तुलना में यह कहीं ज्यादा कुशल और सुरक्षित तरीका था। इसके अलावा उन्होंने इस प्रतियोगिता के माध्यम से अंजलि की कमांड क्षमता और नेतृत्व पर गहरा विश्वास विकसित कर लिया था। 3 जिंगिंग इकाइयों द्वारा चलाया गया संयुक्त अभियान उत्तम था। अंजलि की यूनिट ने अपनी उत्कृष्ट सूचना विश्लेषण क्षमता से सबसे सुरक्षित और तेज घुसपैठ का रास्ता खोजा। नौसेना की विशेष इकाई ने अपनी गुप्त घुसपैठ तकनीक से आंतरिक सुरक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर दिया और वायुसेना की विशेष इकाई ने अपनी शक्तिशाली मारक क्षमता से दुश्मन के प्रतिरोध को दबा दिया। वे एक ऐसी टीम की तरह काम कर रहे थे जिसने वर्षों तक एक साथ प्रशिक्षण लिया हो और उन्होंने बंकर के अंदरूनी हिस्से पर कब्जा कर लिया। अंत में वे दुश्मन के कमांड सेंटर वाले सबसे भीतरी हिस्से तक पहुंच गए। वहां उनका इंतजार कर रहे थे काल्पनिक दुश्मन नहीं, बल्कि प्रतियोगिता के निदेशक, चीफ ऑफ स्टाफ और जज। चीफ ऑफ स्टाफ ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। बधाई हो, तुम लोग इस प्रतियोगिता के अंतिम विजेता हो। अंतिम कार्य का असली लक्ष्य दुश्मन के मुख्यालय पर कब्जा करना नहीं था। इसका उद्देश्य यह देखना था कि क्या तुम चरम प्रतिस्पर्धा की स्थिति में भी एक सामान्य लक्ष्य के लिए सहयोग और सामंजस्य स्थापित कर सकते हो। एक सच्ची जिंगिंग यूनिट केवल लड़ने में ही अच्छी नहीं होती, बल्कि वह एक बड़े उद्देश्य के लिए मिलकर काम करना भी जानती है। उसके शब्द समाप्त होते ही सभी सैनिक एक दूसरे को गले लगाकर खुशी से चिल्लाने लगे। अंजलि ने चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने सैनिकों को देखा। उनके चेहरे पसीने और धूल से सने थे, लेकिन वे किसी भी रत्न से ज्यादा चमक रहे थे। उन्होंने अंततः अपनी ताकत से अपना भाग्य बदल दिया था और अपना सम्मान बचा लिया था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद अंजलि की यूनिट को आधिकारिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ यूनिट का प्रतिष्ठित खिताब मिला। रक्षा मंत्रालय के पास अब उनकी यूनिट को भंग करने का कोई कारण नहीं बचा था, बल्कि उन्हें इस तथ्य के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा कि उन्होंने राष्ट्रीय नायक बन चुकी इस यूनिट को भंग करने की कोशिश की थी। अंत में रक्षा मंत्री ने यूनिट भंग करने की योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया और बल्कि अंजलि की यूनिट को पैरा एसएफ की एक मॉडल यूनिट के रूप में नामित कर पूर्ण समर्थन का वादा किया। यह सेना के अनुचित दबाव के खिलाफ योग्यता से जीती गई एक नाटकीय कहानी जैसा परिणाम था। अंजलि की यूनिट नायक बनकर अपनी यूनिट में वापस लौटी। वहां उनका इंतजार कर रहे थे, साथ ही सैनिकों का उत्साहपूर्ण स्वागत और बधाई। यूनिट का सम्मान बचाने वाले वे सभी सैनिकों के लिए गर्व का विषय बन गए। अंजलि ने यूनिट सुधार में और भी तेजी लाई। उसकी सुधार योजनाएं अब वरिष्ठों के प्रतिरोध के बिना सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगीं। उसके द्वारा बनाई गई नई प्रशिक्षण प्रणाली और पारदर्शी यूनिट संचालन प्रणाली पूरे पैरा एसएफ और फिर पूरी सेना में फैलने लगी। सेना में एक विशाल और सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ रही थी, मानो सेना अंजलि के आगमन से पहले और बाद में विभाजित हो गई हो। उसके सुधारों का समर्थन करने वाले युवा अधिकारी सेना के प्रमुख पदों पर नियुक्त हुए और सेना सुधार का नेतृत्व करने लगे। आपूर्ति घोटाले और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार जनरल चौहान और उसके गुर्गों को सैन्य अदालत में कड़ी सजा मिली। उनके मुकदमे के दौरान
सेना के भीतर के भ्रष्ट नेटवर्क का और भी खुलासा हुआ, जिससे कई संबंधित भ्रष्ट सैनिकों को अपनी वर्दी उतारनी पड़ी। सेना एक लंबी और दर्दनाक शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरी और धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त करने लगी। समय के साथ अंजलि की उपलब्धियों को न केवल सेना के भीतर बल्कि पूरे समाज में भी उच्च मूल्यांकन मिला। उसे एक ऐसे युग के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया जिसने एक भ्रष्ट सैन्य संगठन के खिलाफ न्याय की स्थापना की और सच्ची सैनिक भावना का प्रदर्शन किया। उसकी कहानी किताबों और नाटकों में रूपांतरित हुई और कई लोगों को प्रेरणा और गांडों दी। वहीं सब कुछ खोकर गर्त में गिरे मेजर राठौर अब विक्रम सिंह नामक एक आम आदमी जेल से अपनी सजा पूरी कर रिहा हुआ। उसे सैन्य अदालत में अपमानजनक बर्खास्तगी के साथ जेल की सजा सुनाई गई थी। क्या उसने जेल में बिताए समय के दौरान अपने किए पर पछतावा किया और सुधर गया? नहीं, वह दृढ़ता से मानता था कि उसकी दुर्भाग्य की शुरुआत केवल अंजलि नामक एक महिला के कारण हुई थी। उसके मन में पछतावे के बजाय अंजलि के प्रति गहरी नफरत और बदला लेने की इच्छा भरी हुई थी। रिहाई के बाद उसका जीवन दयनीय था। एक अपमानजनक रूप से बर्खास्त सैनिक का ठप्पा उसे कहीं भी स्वीकार नहीं करने देता था। परिवार ने उससे मुंह मोड़ लिया था और जो दोस्त और सहकर्मी कभी उसकी चापलूसी करते थे वे अब कहीं नजर नहीं आते थे। वह निर्माण स्थलों पर दिन भर मेहनत करके गुजारा करने लगा। कड़ी मेहनत से खुरदुरे हाथ, शराब से सूजा हुआ चेहरा और खाली द्वेषपूर्ण आंखें। एक समय के गर्वित मेजर का कोई निशान नहीं बचा था। उसका एकमात्र मनोरंजन हर रात शराब पीकर टीवी देखना था। फिर एक दिन उसने समाचार में अंजलि की तस्वीर देखी। उसे सेना में सफल सुधारों के लिए जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था और एक नए पद पर नियुक्त किया गया था। स्क्रीन पर कई लोगों की बधाई स्वीकार करते हुए मुस्कुराती हुई उसकी तस्वीर देखकर विक्रम की आंखों में पागलपन उतर आया। उसने शराब की बोतल टीवी स्क्रीन पर दे मारी। कांच टूटने की आवाज के साथ उसके मुंह से एक जानवर जैसी चीख निकली। अंजलि, मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करके रहूंगा। उसकी विकृत बदला लेने की इच्छा ने अंततः उसके विवेक के अंतिम धागे को भी तोड़ दिया। उसने फैसला किया कि अपनी दयनीय जिंदगी खत्म करने से पहले वह इस सारे दुर्भाग्य की जड़ अंजलि को भी अपने साथ नरक में ले जाएगा। वह अंधेरे में चुपचाप अपनी छुरी तेज करने लगा। एक भयानक और दुखद अंत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी चुपचाप करीब आ रहा था। विक्रम ने बड़ी सावधानी और चालाकी से अपने बदले की योजना बनाई। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। उसका दिमाग केवल अंजलि को बर्बाद करने के विचार से भरा हुआ था। उसने पहले अंजलि से उसका सब कुछ छीनने का फैसला किया। केवल उसकी जान लेना उसे एक बहुत ही फीका बदला लगा। वह उसके द्वारा जीवन भर बनाई गई हर चीज को नष्ट करना चाहता था। उसका सम्मान, उसके प्रिय अधीनस्थ और वह सेना जिसे वह बचाना चाहती थी। उसने अपने सैन्य सेवा के अनुभव और मेजर के रूप में बनाए गए गुप्त संपर्कों का पूरा उपयोग किया। उसने पहले सेना के भीतर के असंतुष्ट तत्वों से संपर्क किया। वे भ्रष्ट सैनिक जो अंजलि के सुधारों के कारण बाहर हो गए थे या सजा पा चुके थे और जो उसकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, उसने उनसे गुप्त रूप से संपर्क करके अंजलि के बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाने के लिए उकसाया। उसने ऐसी बेतुकी षड्यंत्र की कहानियां फैलाईं जैसे कि अंजलि वास्तव में एक दुश्मन देश की जासूस है और उसकी सभी उपलब्धियां झूठी हैं और सेना पर कब्जा करने का एक नाटक मात्र है। साथ ही उसने और भी सीधे आतंकवादी हमले की योजना बनाई। उसने पता लगाया कि अंजलि के सबसे प्रिय अधीनस्थ कौन है और उसकी यूनिट कौन सा प्रशिक्षण करने की योजना बना रही है, और उसने एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर गिरोह से संपर्क करके उच्च प्रदर्शन वाले बम और हथियार मंगवाए। उसका लक्ष्य अंजलि द्वारा आयोजित एक बड़े आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण स्थल पर हमला करके प्रशिक्षण को एक वास्तविक आतंकवादी स्थिति में बदलना था। यह एक भयानक योजना थी जिसका उद्देश्य कई लोगों को हताहत करके अंजलि के नेतृत्व पर एक घातक प्रहार करना और पूरी सेना को अराजकता में डालना था। उसने अपनी योजना में शामिल होने के लिए साथी इकट्ठा किए। उसने समाज से असंतुष्ट या पैसे के लिए कुछ भी कर सकने वाले अपराधियों को भर्ती किया और उसने उन्हें अपने पूर्व पैरा SF अधिकारी के अनुभव का उपयोग करके व्यवस्थित सैन्य प्रशिक्षण दिया।
वे कम समय में एक छोटे आतंकवादी संगठन में बदल गए। इस बीच अंजलि रक्षा मंत्रालय के नए विभाग भविष्य की रणनीति योजना समूह की प्रमुख के रूप में नियुक्त होकर व्यस्त दिन बिता रही थी। वह अब एक फील्ड कमांडर नहीं थी, लेकिन वह पूरी सेना के भविष्य को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि एक खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। वह विक्रम नामक व्यक्ति को बहुत पहले ही भूल चुकी थी। वह उसे केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक के रूप में याद करती थी जो अतीत की एक अप्रिय घटना में शामिल था। अंत में योजना को अंजाम देने का दिन आ गया। अंजलि को अपने पूर्व कमांड वाली पैरा SF यूनिट के आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण का निरीक्षण करने के लिए प्रशिक्षण स्थल पर जाना था। वह स्थल एक बड़े शहरी शॉपिंग मॉल का एक काल्पनिक सेटअप था, जहां कई नागरिक रहते थे। विक्रम और उसके साथी पहले से ही प्रशिक्षण स्थल पर जगह जगह बम लगा चुके थे और नागरिकों के वेश में घुसपैठ कर चुके थे। उनकी योजना थी कि जैसे ही अंजलि प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे, वे सब कुछ उड़ा देंगे और उसे एक अराजक नरक में बदल देंगे। अंजलि प्रशिक्षण स्थल पर पहुंची और प्रशिक्षण शुरू होने का संकेत बजा। ठीक उसी क्षण प्रशिक्षण स्थल पर जगह जगह वास्तविक विस्फोटों की आवाज के साथ काला धुआं उठने लगा। प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाली खाली गोलियों की बजाय वास्तविक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। प्रशिक्षण में भाग ले रहे सैनिक और काल्पनिक नागरिकों की भूमिका निभा रहे सहायक कर्मचारी चीखते हुए गिरने लगे। प्रशिक्षण पल भर में एक वास्तविक आतंकवादी हमले के दृश्य में बदल गया। अंजलि सामने हो रहे इस भयानक दृश्य को देखकर एक पल के लिए अपना होश खो दिया, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गई। उसकी हड्डियों में समाई सैनिक भावना ने उसे हरकत में ला दिया। उसने तुरंत घटनास्थल की कमान संभाली और घबराए हुए सैनिकों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। सब होश में आओ, यह प्रशिक्षण नहीं है, यह वास्तविक स्थिति है। तुरंत प्रतिक्रिया, प्रोटोकॉल के अनुसार नागरिकों को निकालो और आतंकवादियों को काबू में करो। उसकी आवाज ने अराजक घटनास्थल पर तुरंत नियंत्रण कर लिया। सैनिक उसके निर्देश के तहत अनुशासित रूप से हरकत में आने लगे। ठीक उसी समय नियंत्रण कक्ष के स्पीकर से एक अजीब हंसी की आवाज के साथ एक आदमी की आवाज गूंजी। जनरल अंजलि, बहुत समय हो गया। क्या मुझे याद है? मैं मेजर विक्रम राठौर हूं, जिसे तुमने गर्त में धकेल दिया था। यह नरक मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार के रूप में तैयार किया है। अब खेल शुरू करते हैं। तुम्हारे सबसे प्रिय अधीनस्थों और निर्दोष नागरिकों की जान तुम्हारे हाथों में है। यह विक्रम की आवाज थी। अंजलि ने महसूस किया कि उसके शरीर का सारा खून ठंडा पड़ गया है। वह भूला हुआ अतीत का दुःस्वप्न उसके सामने सबसे बुरे रूप में फिर से प्रकट हो गया था। विक्रम की युद्ध की घोषणा के साथ प्रशिक्षण स्थल एक पूर्ण नरक में बदल गया। उसने पूरे शॉपिंग मॉल के संचार नेटवर्क और बिजली पर कब्जा कर लिया और बाहरी दुनिया से सभी संपर्क काट दिए। सैकड़ों नागरिक और प्रशिक्षण ले रहे सैनिक बंधक बना लिए गए थे और लगाए गए बम उसकी एक उंगली के इशारे पर फट सकते थे। वह इस पूरी स्थिति को आंतरिक CCTV के माध्यम से देख रहा था और अंजलि का मजाक उड़ाने लगा। पहला सवाल, अंजलि, तीसरी मंजिल के A सेक्टर में लगा बम 10 मिनट में फट जाएगा। वहां तुम्हारे 4 सैनिक और 20 नागरिक हैं। अगर तुम उन्हें बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद निहत्थे मेरे सामने आकर घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। चुनाव तुम्हारा है। उसकी मांग क्रूर थी। यह उसकी अपनी जान और दर्जनों लोगों की जान के बीच एक सौदा था। अंजलि गहरे संघर्ष में पड़ गई, लेकिन वह एक कमांडर थी। एक कमांडर को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर अपने अधीनस्थों और नागरिकों के जीवन को रखना होता है। वह विक्रम की मांग को स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं करती, अंजलि ने नियंत्रण कक्ष के माइक के माध्यम से दृढ़ता से जवाब दिया। इसके बजाय उसने तुरंत एक ऑपरेशन शुरू किया। उसके दिमाग में शॉपिंग मॉल की पूरी संरचना और प्रशिक्षण योजना पूरी तरह से अंकित थी। उसने बचे हुए सैनिकों को 3 टीमों में विभाजित किया और प्रत्येक को अलग अलग कार्य सौंपे। अल्फा टीम एल्फी एक्सान वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से A सेक्टर में गुप्त रूप से घुसपैठ करके बम को निष्क्रिय करेगी और बंधकों को बचाएगी। ब्रावो टीम बिजली प्रणाली को बहाल करने और बाहरी दुनिया से संचार स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। चार्ली टीम मेरे साथ चलेगी।
हम आतंकवादियों का मुख्य ध्यान अपनी ओर खींचेंगे ताकि अन्य टीमें अपना काम पूरा कर सकें। उसका निर्णय तेज और सटीक था। सैनिक अमाना जाते साफ जाकर के ताछापोर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अपने स्थानों पर चले गए। अंजलि ने खुद एक राइफल उठाई और चार्ली टीम का नेतृत्व किया। वह अब एक सितारे वाली जनरल नहीं थी, वह अपने अधीनस्थों के साथ जीवन और मृत्यु साझा करने वाली एक अग्रिम पंक्ति की सैनिक थी। विक्रम ने जब देखा कि अंजलि ने उसकी मांगों को अस्वीकार कर दिया है और सीधे टकराव का रास्ता चुना है, तो वह गुस्से से भर गया और बम का टाइमर चालू कर दिया। अब केवल 10 मिनट बचे थे। शॉपिंग मॉल के अंदर भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। विक्रम के साथी, जिन्हें एक पूर्व पैरा SF अधिकारी ने प्रशिक्षित किया था, आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। उन्होंने शॉपिंग मॉल की भू आकृतियों का चतुराई से उपयोग करके जमकर मुकाबला किया। अंजलि और चार्ली टीम ने विक्रम का मुख्य ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर अपनी स्थिति को उजागर किया और जमकर गोलीबारी की। जब वे बात हो किया न्यूज़ 18 की बात अपनी जान जोखिम में डालकर समय खरीद रहे थे। अल्फा टीम वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से ए सेक्टर के लगभग करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन बम एक खुले स्थान पर लगाया गया था जहां आतंकवादियों की कड़ी निगरानी थी। जल्दबाजी में पास जाने पर पकड़े जाने का खतरा था। ठीक उसी समय ब्रावो टीम अंततः अतिरिक्त बिजली प्रणाली को चालू करने में सफल रही। शॉपिंग मॉल में एक पल के लिए बत्ती गुल हो गई और फिर से जल गई। उस क्षणिक भ्रम का लाभ उठाते हुए अल्फा टीम बम की ओर दौड़ी। बम निष्क्रिय करने के विशेषज्ञ एक सैनिक ने कांपते हाथों से निष्क्रिय करने का काम शुरू किया। विस्फोट में केवल 1 मिनट बचा था। सभी सैनिकों ने सांस रोककर उसे देखा। लाल तार और नीला तार, एक भी गलती सभी की मौत का कारण बन सकती थी। सैनिक के माथे से पसीना बह रहा था। अंत में उसने जैसे फैसला कर लिया हो, नीले तार को काट दिया। टाइमर की संख्या 1 पर आकर रुक गई। पहला संकट टल गया, लेकिन विक्रम और भी पागल हो गया। उसने अंजलि को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए और भी नीच तरीका अपनाया। उसने CCTV स्क्रीन पर एक युवा सैनिक को दिखाया जिसे बंधक बनाया गया था। वह वही लेफ्टिनेंट समीर वर्मा था जो अब कैप्टन बन चुका था, जिसने पहली मेस पार्टी में मेजर राठौर के अत्याचारों को देखा था और प्रशिक्षण दुर्घटना की साजिश की सूचना दी थी। वह अंजलि का एक विशेष प्रिय अधीनस्थ था। अंजलि, यह तुम्हारा प्रिय अधीनस्थ लगता है ना? अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो इस बार अपने दाहिने हाथ पर खुद गोली मारो, नहीं तो इस दोस्त के सिर में एक छेद हो जाएगा। विक्रम की आवाज एक शैतान की फुसफुसाहट की तरह गूंजी। अंजलि ने बंदूक पकड़े हुए अपने हाथ को कांपते हुए महसूस किया। उसकी आंखों के सामने एक युवा अधीनस्थ जो उस पर विश्वास करता था, मौत के कगार पर था। उसे लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है। अंजलि की आंखों के सामने कैप्टन समीर वर्मा का डरा हुआ चेहरा और उसकी कनपटी पर ठंडी बंदूक की नली कौंध रही थी। विक्रम की शैतानी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। अपने दाहिने हाथ पर गोली मारने की उसकी मांग केवल एक शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए नहीं थी। यह एक कमांडर के रूप में उसके निर्णय लेने की क्षमता को पंगु बनाने, एक सैनिक के रूप में उसके स्वाभिमान को कुचलने और उसे मानसिक रूप से पूरी तरह से नष्ट करने का एक प्रयास था। दाहिना हाथ खोने का मतलब था कि वह अब बंदूक नहीं पकड़ सकती और अपने अधीनस्थों को कमांड नहीं कर सकती। उसके मन में एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। एक कमांडर के रूप में उसकी ठंडी तर्कशक्ति और एक इंसान के रूप में एक अधीनस्थ को बचाने की उसकी गर्म भावनाएं टकरा रही थीं। तभी CCTV स्क्रीन पर कैप्टन समीर वर्मा ने उसकी ओर डेस्पेरेमेंट से चिल्लाया, कमांडर मैम, नहीं, मेरे लिए विचलित मत होइए, मैं ठीक हूं, कृपया मिशन पूरा कीजिए। वह मौत के डर के बीच भी अपनी सुरक्षा से पहले यूनिट के मिशन और अपने कमांडर के सम्मान के बारे में सोच रहा था। यह वही सच्ची पैरा कमांडो की भावना थी जिस पर अंजलि ने हमेशा जोर दिया था। कैप्टन वर्मा की चीख ने अंजलि के डगमगाते मन को फिर से स्थिर करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उसकी आंखें फिर से ठंडी और दृढ़ हो गईं। वह खुद को बलिदान करके एक अधीनस्थ को बचा सकती थी, लेकिन यह एक भावनात्मक निर्णय होता जो एक कमांडर को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इससे और भी कई अधीनस्थ और बंधक खतरे में पड़ जाते। विक्रम, तुम कभी नहीं समझोगे कि एक सैनिक किस लिए अपनी जान देता है, तुम जैसा व्यक्ति। अंजलि ने अपने दाहिने हाथ की बजाय विक्रम के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की ओर अपनी बंदूक का निशाना साधा।
उसे नियंत्रण कक्ष का सटीक स्थान पहले से ही पता था। उसने आसपास के सैनिकों को आंखों से संकेत दिया, सभी सैनिक पूर्ण हमला शुरू करो। लक्ष्य केंद्रीय नियंत्रण कक्ष है। बंधकों को बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसके आदेश के साथ शॉपिंग मॉल में बिखरे हुए सैनिकों ने एक साथ केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की ओर पूर्ण हमला बोल दिया। इस अप्रत्याशित हमले से विक्रम और उसके साथी घबरा गए। विक्रम गुस्से में कैप्टन वर्मा पर गोली चलाने ही वाला था कि अंजलि की गोली नियंत्रण कक्ष के मजबूत कांच को भेद कर उसकी बाह को छूते हुए निकल गई। यह एक जबरदस्त ताकत और सटीकता थी। विक्रम चीखते हुए पीछे हट गया। उस मौके का फायदा उठाकर कैप्टन वर्मा ने अपने ऊपर बंदूक ताने आतंकवादी पर सिर से हमला कर दिया। एक भयंकर हाथापाई हुई और उस अफरा तफरी में अन्य बंधकों ने भी हिम्मत करके विरोध करना शुरू कर दिया। नियंत्रण कक्ष पल भर में एक अराजक दृश्य में बदल गया। अंजलि और उसके सैनिक अंततः नियंत्रण कक्ष की अंतिम रक्षा पंक्ति को तोड़कर अंदर घुस गए। वहां उन्होंने आतंकवादियों को बंधकों के साथ लड़ते हुए पाया। अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक एक कर आतंकवादियों को सटीक रूप से मार गिराया। उसकी निशानेबाजी लगभग चमत्कारी थी। अंत में नियंत्रण कक्ष में केवल अंजलि और विक्रम ही बचे थे। विक्रम अपनी घायल बाह को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में बम का डेटोनेटर लिए उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में पागलपन, हार और गहरी नफरत का मिश्रण था। आखिरकार ऐसा ही होना था। लेकिन अंजलि, तुम भी सही सलामत नहीं बचोगी। मेरे साथ यहीं खत्म हो जाओ। उसने डेटोनेटर का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की बंदूक तेज थी। धाए की आवाज के साथ डेटोनेटर उसके हाथ से उछलकर जमीन पर गिर गया। अंजलि ने उसे मारा नहीं, इसके बजाय उसने उसके हाथ और पैर में गोली मारकर उसे प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया। सारी स्थिति समाप्त हो गई। सभी आतंकवादी या तो काबू में कर लिए गए थे या मारे गए थे और अधिकांश बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया था। इस प्रक्रिया में कुछ सैनिक और नागरिक घायल हुए, लेकिन कोई भी हताहत नहीं हुआ। यह एक चमत्कार जैसा परिणाम था और उस चमत्कार के केंद्र में अंजलि का शांत और अटूट नेतृत्व था। जमीन पर पड़े कराहते हुए विक्रम के पास अंजलि पहुंची। उसने ठंडी आंखों से उसे नीचे देखते हुए अपने आखिरी शब्द कहे, तुम्हारी हार का कारण यह है कि तुम कभी भी एक सच्चे सैनिक नहीं थे। यह उसके पूरे जीवन पर एक मौत की सजा जैसा वाक्य था। विक्रम ने यह सुनते हुए खून और आंसुओं के साथ अपना होश खो दिया। उसकी लंबी और अंधेरी बदला लेने की कहानी उसकी दयनीय जिंदगी की तरह ही व्यर्थ और दुखद अंत के साथ समाप्त हो गई। घटना के बाद अंजलि को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकवादी हमले को विफल करने के दौरान लगी छोटी बड़ी चोटों के कारण जब वह अस्पताल के कमरे में आराम कर रही थी, तो प्रधानमंत्री खुद उनसे मिलने आए। प्रधानमंत्री ने उनका हाथ पकड़कर देश को संकट से बचाने के लिए उनके साहस और बलिदान के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस घटना के अवसर पर सेना के लिए पूर्ण सुधार और समर्थन का फिर से वादा किया। विक्रम और उसके आतंकवादी संगठन की जांच के दौरान यह पता चला कि उनके पीछे अंजलि के सुधारों से असंतुष्ट कुछ भ्रष्ट सैनिकों का हाथ था। उन्होंने विक्रम की बदला लेने की इच्छा को उकसाया था और धन तथा जानकारी प्रदान करके आतंकवाद में मदद की थी। सभी संबंधितों को सैन्य अदालत में पेश किया गया और कानून के तहत कड़ी सजा दी गई। सेना की सड़ी हुई जड़ों को काटने का अंतिम बड़ा ऑपरेशन पूरा हो गया था। अंजलि ने स्वस्थ होने के बाद संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एक प्रमुख पद पर पदभार संभाला। वह अब किसी विशेष यूनिट की फील्ड कमांडर नहीं थी, लेकिन उसने पूरे भारतीय सशस्त्र बलों की नीति और रणनीति बनाने की एक बड़ी भूमिका संभाली। उसका अनुभव और ज्ञान सेना को एक मजबूत और उन्नत संगठन बनाने में एक बहुमूल्य संपत्ति बन गया। उसका रास्ता भारतीय सेना का नया इतिहास बन गया। समय के साथ अंजलि अंततः सेना के सर्वोच्च पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के पद पर पहुंची। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली महिला सीडीएस का जन्म हुआ। उसका पदभार ग्रहण समारोह पूरे देश के ध्यान के बीच भव्यता से आयोजित किया गया। उस समारोह में उसकी पूर्व पैरा एसएफ यूनिट के सैनिक भी उपस्थित थे। अब वे सभी सेना के उत्कृष्ट अधिकारी बन चुके थे और वे सम्मान और प्रेम से भरी आंखों से अपने हमेशा के कमांडर को देख रहे थे। विशेष रूप से कैप्टन समीर वर्मा,
जो अब एक सम्मानित मेजर बन चुका था, उस जानलेवा संकट से बचने के बाद भावनाओं से भरकर रो रहा था। पदभार ग्रहण भाषण के लिए मंच पर खड़ी अंजलि के मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। पहली रात जब वह एक लेफ्टिनेंट के वेश में यूनिट में आई थी, उस मेस पार्टी से लेकर अनगिनत संकटों और कठिनाइयों और अपने अधीनस्थों के साथ हंसने और रोने के पल, सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। उसने शांत भाव से बोलना शुरू किया, आज इस गौरवशाली पद पर खड़े होकर मैं अपने देश, अपने देशवासियों और अपने प्रिय साथियों के सामने पूरी निष्ठा से शपथ लेती हूं। मैं अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगी ताकि एक सबसे मजबूत और सबसे सम्मानित सेना का निर्माण हो सके और किसी भी खतरे से इस देश की शांति की रक्षा की जा सके। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक फौलादी इच्छा शक्ति और देश के प्रति गहरा प्रेम था। उसका भाषण सुन रहे सभी लोगों को उसके द्वारा बनाए जाने वाले नए सेना के भविष्य पर विश्वास था और उन्होंने गर्मजोशी से तालियां बजाईं। वहीं जेल की एकांत कोठरी में बंद विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए मजबूर हो गया। कहा जाता है कि उसने पूरे मुकदमे के दौरान एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी आत्मा बहुत पहले ही मर चुकी थी। वह बस खाली आंखों से खिड़की के बाहर आकाश को देखता रहता था, जैसे कि वह अपना नाम भी भूल गया हो। लोगों की यादों से वह पूरी तरह से मिट गया। यही शायद उसके लिए सबसे क्रूर सजा थी, जो कभी दुनिया से नफरत करता था और अपने अस्तित्व को साबित करना चाहता था। अंजलि कभी कभी अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देखते हुए विक्रम के बारे में सोचती थी। यह उसके प्रति नफरत या दया की भावना नहीं थी, वह उसे केवल एक सबक के रूप में याद करती थी, जो यह दिखाता था कि एक इंसान गलत विश्वासों और नफरत में फंसकर कितना नीचे गिर सकता है। और उसने संकल्प लिया कि इस देश में फिर कभी विक्रम जैसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक पैदा न हो और वह एक ऐसी सेना बनाएगी जहां हर सैनिक गर्व और सम्मान के साथ देश की सेवा कर सके। उसकी हल्की मुस्कान से शुरू हुआ विशाल तूफान अंततः भारतीय सेना को जड़ से बदल चुका था। यह एक महिला सैनिक की अदम्य इच्छा शक्ति और विश्वास द्वारा लाया गया एक महान परिवर्तन था। उसका युग अभी शुरू हो रहा था।